हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओस। मैं हूं विवेक मित्तल और एक दिग्गज कंपनी का आईपीओ आ रहा है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। मुथूट फाइनेंस हमने काफी सुना है और उसी ग्रुप की एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है और उस आईपीओ पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सदफ सईद, सीईओ मुथूट माइक्रो फाइनेंस से। सदफ सर, हाय, गुड आफ्टरनून। या हाय, गुड आफ्टरनून। नमस्कार विवेक जी। थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपके आईपीओ में एक बड़ा पोर्शन फ्रेश इक्विटी का है एंड थोड़ा पोर्शन ओएफएस का है, तो पोस्ट आईपीओ किस तरह की शेयर होल्डिंग होगी, प्रमोटर्स का कितना स्टेक रहेगा और अभी कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं? तो थैंक यू विवेक, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमारा माइक्रोफिन इज अ कंपनी विच इज प्रमोटेड बाय मुथूट पापचेन ग्रुप। हमारी कंपनी में लार्ज शेयर होल्डिंग मुथूट फिनकॉर्प का है, जो कि लार्ज गोल्ड फाइनेंस कंपनी है। हमारे प्रमोटर कंपनी होल्डिंग कंपनी में से आती है। और उसके साथ ही मुथूट फैमिली मेंबर्स हैं, मिस्टर जॉन मुथूट, मिस्टर थॉमस मुथूट एंड मिस्टर जॉर्ज मुथूट। दे होल्ड अ स्टेक, पुट टुगेदर their stake is 71%. And we have couple of private equity investors who are also invested in our company. जीपीसी एक लंदन बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड है, वो 19% स्टेक होल्ड करता है। और शिकागो बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड है क्रिएशन, वो करीब 9% स्टेक होल्ड करता है। बाकी स्टेक एम्प्लॉय स्टॉक फंड में है। और हमारी कंपनी एक्चुअली यूनिक है माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, कि आज के दिन में हम 10,800 करोड़ का एयूएम मैनेज करते हैं। करीब 1,340 ब्रांचें हैं 18 स्टेट में। और 329 डिस्ट्रिक्ट में हम लोन प्रोवाइड करते हैं 32 लाख कस्टमर को। इतना स्केल के बाद भी हमारे प्रमोटर के पास करीब लगभग 70% स्टेक है। और इस आईपीओ के बाद जिसमें हम टोटल 960 करोड़ रेस कर रहे हैं और 760 करोड़ प्राइमरी है, तो उसमें उसके बाद भी मेजॉरिटी स्टेक हमारे प्रमोटर के पास रहेगा। एंड आप जानते हैं ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड ग्रुप में 4 एनबीएफसीज हैं और सारी कंपनियों में ग्रुप ने अपना स्टेक मेंटेन करा है और आगे भी चल के ग्रुप मेंटेन करेगा स्टेक। ये जो कैपिटल हम रेज कर रहे हैं, ये ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए है। हम आज के दिन में लास्ट 3 सालों से CAGR 36% पे ग्रो कर रहे हैं। और हमारा ग्रोथ लार्जली आ रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने की वजह से। हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर 260 ब्रांचें खोला था। इस फाइनेंशियल ईयर भी अब तक हम 160 ब्रांचें खोल चुके हैं और आगे और भी ब्रांचेस खोलने का प्रयास है। अभी तक जी। हम 7.5 लाख कस्टमर जो लास्ट ईयर एक्वायर कर रहे थे फ्रेश, इस साल भी हम 4 लाख फ्रेश कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमारे नए फ्रेश कस्टमर एक्विजिशन हमें ग्रोथ देंगे, साथ में हमारे साथ जो 32 लाख कस्टमर जुड़े हुए हैं उनको हम रिटेन करेंगे और उनके साथ वॉलेट शेयर बढ़ाएंगे। और एक हमारी कंपनी में फोकस टेक्नोलॉजी में है काफ़ी। हमारा की डिफरेंशिएशन फैक्टर एज कम्पेयर टू कंपटीशन यही है कि हम एक टेक्नोलॉजी फोकस माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। हमारी एक इन हाउस टेक्नोलॉजी टीम है 102 लोगों की। और उन लोगों ने पूरा हमारा लोन ओरिजिनेशन सिस्टम, लोन मैनेजमेंट सिस्टम और कस्टमर ऐप बनाया है। आज के दिन में 32 लाख कस्टमर में से 15 लाख कस्टमर हमारा ऐप यूज कर रहे हैं। जी। और हमने एक सर्वे करा था जिसमें हमारे 85% कस्टमर के पास स्मार्टफोन है। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में वो भी हमारी ऐप यूज करेंगे। और इस ऐप से बहुत ही एम्पावरमेंट का ऐप है ये। हमारा फोकस फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ है एज अ ग्रुप, और हमारा फोकस ऑल्सो डिजिटल इंक्लूजन की वजह से है, की तरफ है। आज के दिन में आप देख रहे हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड पे कितना सहूलियत आ गई है पेमेंट सिस्टम में, राइट। यूपीआई के थ्रू और जनधन आधार और मोबाइल के थ्रू। और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से और भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसकी वजह से हमें कस्टमर को रीच करना और कस्टमर को अंडरराइट करना आसान हो गया है। जी। इसीलिए हम डिजिटल को प्रमोट कर रहे हैं। और हमारी कस्टमर ऐप कस्टमर को बहुत एम्पावर करती है। कस्टमर उससे अपना लोन कितना उसे लेना है
और कितना लोन उसे मिल सकता है, और उसकी रीपेमेंट का ट्रैक पूरा चेक कर सकती है, और रीपेमेंट उसकी करेक्ट उसके अकाउंट में अपडेट हुई है कि नहीं ये भी चेक कर सकती है। ये ऐप हमें बहुत हेल्प करती है डिजिटाइज करने में हमारी कलेक्शन। एक यूनिक एस्पेक्ट हमारे ऑपरेशन का ये है कि 100% हमारी डिसबर्समेंट डिजिटल होती है, कस्टमर के ओके। बैंक अकाउंट में होती है। और 33% हमारी कलेक्शन भी इंक्रीमेंटली कस्टमर के बैंक अकाउंट या कस्टमर के वॉलेट से डायरेक्टली आ रही है। तो उससे भी हमें एक एडवांटेज मिलता है कि हम कैश को एलिमिनेट कर पाते हैं, जिससे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। हमारा फील्ड ऑफिसर जो टिपिकली इन माइक्रो फाइनेंस कंपनी, वो पहले कैश कलेक्ट करता है, फिर वो ब्रांच में जाता है, उसे रिकंसाइल करता है, और उसके बाद राइट। वो डिपॉजिट करने जाता है। तो उसमें टाइम लगता है, बट डिजिटल कलेक्शन रहता है तो डायरेक्टली मनी हमारे बैंक अकाउंट में आती है, और फील्ड ऑफिसर ज़्यादा लोन डिसबर्स करने में उसमें फोकस कर सकता है। और इससे रिस्क भी रिड्यूस होता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में अगर आप रूरल एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं और काफ़ी सारा कैश कैरी कर रहे हैं तो एक तरह का रिस्क रहता है, जी, बट बिल्कुल। डिजिटल करने की वजह से ये रिस्क भी एलिमिनेट होता है। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। तीसरी एडवांटेज ये है कि डिजिटल कलेक्शन की वजह से द मनी जो होती है वो इमिडिएटली हमारे बैंक अकाउंट में आती है। जब हम कैश कलेक्ट करते हैं तो मनी को आने में T+1 या T+2 डेज लग जाते हैं, तो हमें वो 2 दिन का फ्लोट भी बच जाता है डिजिटल कलेक्शन की वजह से। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, मगर मेन फोकस इसका कस्टमर सेंट्रिसिटी है, कस्टमर एम्पावरमेंट है, एंड ट्रांसपेरेंसी है। कस्टमर अपना इंस्टॉलमेंट को कहीं से भी बैठ के डिजिटली पे कर सकता है, और कस्टमर ये भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई मेरा इंस्टॉलमेंट कितना मैंने पे कर दिया है, कितना बाकी है, और जो मैंने पे करा है वो सही अपडेट हुआ है कि नहीं है। तो बहुत ट्रांसपेरेंसी आती है इसमें, मैनिपुलेशन और ये सब की चांसेस घट जाते हैं। तो वही हमारा एफर्ट है। आप माइक्रो फाइनेंस जैसे जानते हैं, एक ग्रामीण मॉडल ऑफ लेंडिंग है, जिसमें हम महिलाओं का ग्रुप बनाते हैं, 10 से 15 महिलाओं का, और उनको लोन देते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी के बेसिस पे। तो हमारा एवरेज लोन साइज 51,000 रुपये है, और करीब हम 32 लाख कस्टमर को केटर करते हैं। और ये जो लोन दिया जाता है ये टिपिकली 2 साल का लोन होता है, जो महिलाएं मंथली या वीकली रीपे करती हैं। हमारा 30% पोर्टफोलियो वीकली पे है, और 70% पोर्टफोलियो मंथली फॉर्मेट में। जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि कंपनी का आईपीओ 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में खुल रहा है और प्राइस बैंड 277 से 291 का रखा गया है। सर, ये जानना चाहता हूं कि चूंकि आप ऑलरेडी एनबीएफसी वाले बिजनेस में हैं, हर तरह के लोन कैटर कर रहे हैं, ये माइक्रो फाइनेंस एक अलग कंपनी की तरह से वर्क कर रही है और अच्छा कर रही है। सर, इसमें मार्जिन्स किस तरह के हैं, एनआईएम्स किस तरह के चल रहे हैं, और एनआईआई लास्ट ईयर कितना देखने के लिए मिला? तो आज के दिन में हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 12.39% है, एंड दिस इज बीन ड्रिवन बाय द लिबरलाइजेशन ऑफ आरबीआई पॉलिसी। सो 2022 मार्च में आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी लिबरलाइज करी थी, जिसमें पहले जो मार्जिन कैप एप्लीकेबल थी वो हटा के बोर्ड को अथॉरिटी दी थी कि लेंडिंग रेट फिक्स करने की। एंड उसकी वजह से आर मार्जिन्स हैव आल्सो इम्प्रूव्ड, बिकॉज हम रिस्क बेस्ड प्राइस कर पा रहे हैं। कोई भी अगर हमें लगता है कि हायर रिस्क है तो उसको हम अकॉर्डिंगली प्राइस कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली what has happened is like it is the new policy rewards higher pedigree of companies. So people who were earlier borrowing at a higher rate because there was no incentive for negotiating very high because the margins were capped. But now that NIMs are freed, there is definitely more negotiation for the borrowing cost. So we have around our borrowing cost of 11.2%. This is also it has increased because of post-COVID the policy rates have gone up. So because of that, and we anticipate that in coming months, the policy rates will come down, and that will also help us to expand on our NIM, and those NIMs will also further help us to improve our ROA and ROE.
We are currently operating at around 4.2% ROA and around 23.7% ROE. And as we move forward and the NIMs kind of improve, we will also have this ROA expanding. And further, I think because of the use of technology also, we have been able to kind of cut our cost to income ratios. Earlier, our cost to income was around 64%. It has come down to now 46%. So that has also really helped us to reduce the operating cost and improve our overall margins. And delinquency has also reduced significantly. Our credit cost has reduced. For the first half, our credit cost is around 1.4%. And overall, if you look at the loans that we have originated post-COVID, which represents almost 97% of our AUM today, in that loans, the NPAs are only 0.67%. And the portfolio quality is improved because of the credit scorecard that we have put in place with the help of Equifax. We have developed this scorecard. We have studied around 6.5 crore loan accounts, and we have studied which are the factor which impacts their credit behavior. And each of these parameters, there are 40 parameters we have identified, and each parameters have been given a certain weight. And based on that weight, a score is developed for each customer, and we categorize customer based on that score into 4 categories: low risk, very low risk, medium risk, and high risk. And our effort is to focus on the low and very low risk, and because of which our portfolio quality is improving and our credit cost is going down, which is helping us report the kind of ROA and continue to be profitable. Yeah. What kind of NPAs are there, sir, in your company? So as of September, our GNPA is 2.37% and net NPA is 0.33%. And as I said, in the portfolio that we have originated post-COVID, that is June 2021 onwards, more than 2 years of seasoning almost, the 97% of our portfolio on the book represents this book. The GNPA is 0.67. Okay. And sir, गवर्नमेंट ने जो मुद्रा लोन चलाया हुआ है और जो छोटे जो आज पटरी वालों के लिए, रेडी वालों के लिए, इन लोगों के लिए भी लोन चलाए हुए हैं, और मिड कैप जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए भी काफी कुछ लोन की फैसिलिटी मिल रही है गवर्नमेंट की साइड से. एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल बैंक्स जो कि इमर्ज हुए हैं मार्केट में. सो हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर सेगमेंट की किस तरह से आपके लिए कंपटीशन ज्यादा है आने वाले समय में, कुछ मार्जिन्स पर, या आपको कुछ प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, या आपको लगता है कि ये मार्केट में मतलब बहुत सारे प्लेयर आ गए हैं तो उससे थोड़ा सा एक फ्लडेड हो गया मार्केट? No, if you look at like out of the 23 to 25 crore households in India, around 17 crore people are eligible for microfinance. तो उन 17 करोड़ लोगों में से आज के दिन में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री 7 करोड़ लोगों को केटर करती है. 7 करोड़ हाउस होल्ड में लोन प्रोवाइड कराया जाता है. तो अभी भी बहुत स्कोप है. 17 करोड़ टोटल हाउस होल्ड हैं, अभी भी 2.5 टाइम्स ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है. और इंडस्ट्री ने काफ़ी इनोवेट भी करा है. टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पेनिट्रेट भी अच्छा कर पा रहे हैं. स्टेट्स जहाँ पे क्रेडिट पेनिट्रेशन बहुत अच्छा नहीं था, वहाँ पे लेंडिंग बढ़ रही है और वहाँ पे हम पहुँच पा रहे हैं. तो डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, और मेरे हिसाब से सभी लोगों के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है. एंड ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स एंड द गवर्नमेंट स्कीम दैट यू मेंशन help us to promote entrepreneurship at the bottom of the pyramid and also formalize those work and all those segments. So definitely there is a lot of scope. सर, आपका जो सोर्स ऑफ फंडिंग होता है तो वो किस तरह से रहता है? हाउ डू यू रेज फंड्स, थ्रू बैंक्स और थ्रू द होल्डिंग कंपनी? No, so this is a completely an independent company. We have our independent sources of fund. We have our independent sources of capital, complete separate management, independent. We have board, which gives us directions, and the operation, the team, and the IT and infrastructure, everything is completely independent. So our sourcing of fund is also completely independent. Largely we borrow from banks. So we have around 65 banks which are providing us facility. Which includes public sector banks as well as private sector bank.
and also foreign banks. So 44% of our borrowing comes from banks. Then around 20% of our borrowing comes from capital markets. So we also issue NCDs and we raise debt from them. And around 18% of our borrowing comes from development financial institutions. So there are a lot of global DFIs which provide loans to us. We have also external commercial borrowing. We have couple of external commercial lender borrowing that we have drawn. And there is a priority sector target for banks through which we do direct assignment and securitization. So we also do direct assignment and securitization of our portfolio to raise resources. सर, जिस तरह से हमने देखा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का जब इकोनॉमिक साइकिल से काफी कुछ कोरिलेशन होता है, तो इकोनॉमिक साइकिल इज ऑन द अप ट्रेंड, लाइक जो अभी चल रहा है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एंड आई मीन आपका सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. बट जब भी इकोनॉमिक साइकिल डाउनटर्न की तरफ जाती है तो एनपीएस या डिफॉल्ट रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है. सो हाउ डू यू हेड दैट काइंड ऑफ रिस्क? So I think माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री ने प्रूव करा है कि वो इंडस्ट्री बहुत रेजिलिएंट है, डिस्पाइट डिमोनेटाइजेशन, डिस्पाइट कोविड और डिस्पाइट like any other intervention, the industry has continued to grow. So I think small events do not impact microfinance so deeply because now most of the large companies are well diversified companies. Like us, we have presence in 18 states. So any sort of an event that happens in one of these states or a smaller district, it does not impact the portfolio of the microfinance so much. Plus, also, I think the credit culture is very strong nowadays. The industry has worked really hard to put that credit bureau infrastructure, and all of the borrowers' information is reported to the credit bureau. So we have a good understanding of which customer we should lend to and which customer we should not lend to. So that's why it does not affect us so much. On the event type situation, like any sort of a flood or a cyclone, Muthoot Microfinance, we have taken a natural calamity insurance. So if any such event happens like a flood or a cyclone or any earthquake, our borrowers have a cover. So their loans do not get affected. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग आईपीओ, एंड वी होप कि आपके आईपीओ का एक अच्छा रिस्पांस मिले, एज वी हैव सीन कि आपका ग्रुप ऑलरेडी स्ट्रांग है एंड बहुत तरह के आपने सीजन देखे हैं आपके ग्रुप ने. हर तरह के सीजन में आप लोगों ने फंडिंग को अपनी इंटैक्ट रखा एंड बहुत अच्छी ग्रोथ आपके ओवरऑल ग्रुप ने दी है. सो वी होप दिस आईपीओ विल give a wealth creator kind of feeling to every investor, those are investing in your stocks also. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir.